जी, तो आज मैंने आपके साथ बात करनी है वायरसेस के ऊपर, क्योंकि हमने इससे पहले हम ज़्यादातर जो है वो एनिमल के सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे थे। तो हम थोड़ा-सा प्लांट्स की तरफ चलेंगे, यानी कि यू कैन से हम 5 किंगडम सिस्टम यानी वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई इसकी तरफ जाएँगे और फिर हम मज़ीद जो है ना अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वायरसेस वाला चैप्टर जो है ये ओपन किया है फ्रॉम बीएससी बुक, बीएससी बॉटनी। ये बुक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वायरसेस के बारे में हम बात करते हैं कि वायरसेस कैसे डिस्कवर हुए और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कितनी शेप के वायरस जो हैं वो पाए जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की डेफिनेशन ये है कि वायरस जो है वो नॉन सेलुलर कहलाते हैं। ये क्यों इनको ऐसा कहा जाता है ये भी हम देखते हैं, व्हाई दे आर नॉन सेलुलर। ये नॉन सेलुलर इसलिए कहलाए जा रहे हैं क्योंकि इनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये लिविंग सेल के बगैर अपने आप को डिवाइड कर सकें। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन सेलुलर। इन्फेक्शियस एंटिटीज, और वायरस जो है वो इन्फेक्शन फैलाने वाली एक, यू कैन से, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है विच कंटेन आरएनए और डीएनए एनकेस्ड इन प्रोटीन कोट एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल। तो ये 3 से 4 बातें उसने इसकी डेफिनेशन में बताई हैं। एक तो उसने ये बताया कि वायरस नॉन सेलुलर होता है, दूसरा उसने बताया कि वायरस जो है वो इन्फेक्शन फैलाता है, तीसरा उसने बताया कि वायरस के अंदर या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, एक होगा। दोनों चीजें, ये दोनों न्यूक्लिक एसिड एट अ टाइम नहीं हो सकते। और ये मजीद जो इसके बारे में कह रहा है कि प्रोटीन कोड के अंदर बंद होता है, इसको बाहर से प्रोटीन कोट ने कवर किया हुआ होता है जो भी इसका डीएनए या आरएनए है, और ये सिर्फ लिविंग सेल में रिप्रोड्यूस करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी वायरस का। वायरस जो है इसको अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए हर सूरत एक लिविंग सेल चाहिए होता है। ये उसके ऊपर अटैक करता है, लिविंग सेल के ऊपर, उसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को अपने कंट्रोल में करता है और अपनी कॉपीज तैयार करता है। तो विदाउट द लिविंग सेल ये नॉन सेलुलर है, ये ए सेलुलर है, ये नॉन रिप्रोडक्टिव है, यानी लिविंग सेल के बाहर ये अपनी कॉपी तैयार नहीं कर सकता। दैट इज वाई ये इसकी सबसे यानी कि डिफरेंट चीज है वायरस की कि इट इज नॉन लिविंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट। और आप लेबोरेटरी कंडीशन में भी वायरस को मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, कि लेबोरेटरी कंडीशन एक आर्टिफिशियल और एक नॉन लिविंग कंडीशन है। वायरस की बहरहाल कॉपीज तैयार करवाने के लिए आपको लिविंग सेल का ही सहारा लेना पड़ता है फर्दर स्टडीज के लिए भी। जैसे अभी रिसेंटली दायरा हमारी जो पेंडेमिक थी कोविड, उसमें वायरस का आपने देखा कि अगर एक भी वो कोरोना वायरस का सेल जो है वो अगर आप पर अटैक कर देता है, खुदा ना खास्ता, तो अगर आपका व्हाइट ब्लड सेल इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको डिफेंड कर सके, तो वहां पर वायरस आपकी बॉडी के अंदर जाकर आपकी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करके और अपनी कॉपीज को बना लेता है, जिसकी वजह से आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है वो खराब होता है। कोविड की सिर्फ बात कर रही हूँ। कोविड जो है वो इट इज बेसिकली वायरस दैट अटैक्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसमें ज्यादा लंग्स पर उसने अटैक किया, उसने सांस की नाली पर अटैक किया। और इस तरीके हर वायरस की का मोड ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। जरूरी नहीं कि हर वायरस जो है वो लंग्स को डैमेज करे, लेकिन कोविड का ये पैटर्न था। तो कोविड के हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। ये नहीं सिंपली कि कोई भी इस तरह का सिंपल बड़ा हट के क्वेश्चन भी सम टाइम आ जाता है। जैसे व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ कोविड, कोविड क्यों ये कह रहे हैं, तो इसलिए ये है कोरोना वायरस डिजीज की वजह से इसको कहा जाता है कोविड। और कोविड 19 इसका नाम था, 19 क्योंकि इसको 31 दिसंबर 2019 में ये सबसे पहले ये इसका यानी कि मिला, ये चाइना में जो है ना पता चला कि इस तरह का कोई वायरस है। लेकिन आपने इसकी एग्जैक्ट डेट्स जो है ये याद रखनी है। बाद में फिर ये फैलता चला गया मुख्तलिफ कंट्रीज में, और मार्च में पाकिस्तान के अंदर जो है ना ये बहुत ज्यादा फैल गया, बल्कि पूरी दुनिया में मार्च तक ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फैल गया था, मार्च 2020 में। और 11 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई एम 90% श्योर, बट आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस डेट, प्लीज लेट इट कंफर्म। कि 11 मार्च को जो है ना कोविड को पेंडेमिक करार दे दिया गया बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि ये बीमारी पेंडेमिक हो चुकी है। पेंडेमिक का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है और पूरी दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज को इसने अपनी लपेट में ले लिया हुआ है। तो ऐसी बीमारी को पेंडेमिक कहा जाता है। तो इस तरह फिर
मुख्तलिफ देखिएगा कि पाकिस्तान में जो है ना पहला केस दिसंबर में आया था, ये शायद इस तरह नवंबर में ये पहले कहीं स्टार्ट हो गया था, लेकिन आते-आते फिर जो है ना 19 में दिसंबर में फिर इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। तो बहरहाल हम वायरस की डेफिनिशंस के ऊपर बात कर रहे थे और हिस्ट्री पर हम बात करते हैं कि वायरस की डेफिनिशन तो हमने देख ली। वायरस का वर्ड जो है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसको विनोम से डिराइव किया गया है। द वर्ड वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विनोम मींस विनोम का मतलब ही होता है पॉइजनस सब्सटेंस। विनोम आपको पता है कि स्नेक भी जो पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्ट करता है ना अपने जिस पर वो अटैक करता है अपने प्रे को, तो उसको भी विनोम कहा जाता है। तो विनोम जो है ना किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस को कहा जाता है। तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, वाज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस और ये इस्तेमाल किया जाता है वायरस जो है किसी भी डिजीज कॉजिंग सब्सटेंस के लिए वायरस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था। यानी जब अभी इसकी प्रॉपर डिस्कवरी नहीं हुई हुई थी तो कोई भी वो मादा जो डिजीज फैला रहा था उसको वायरस कहा जाता था। About 50 years before development of electron microscope, the existence of virus was demonstrated as a large group. तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी से 50 साल पहले वायरस को डिमॉन्स्ट्रेट ये किया जाता था कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, ए सेलुलर डिजीज कॉजिंग एजेंट है जो कि न्यूक्लिक एसिड के बने हुए हैं और ये प्रोटीन कोड के अंदर बंद है। और लुइस पास्चर ने 1884 में एंड ए मेयर ने 1886 में ड्यूरिंग देयर स्टडीज ऑन मोज़ेक डिजीज ऑफ टोबैको प्लांट उन्होंने इसको पहली दफा दरियाफ्त कर लिया। ठीक है, ये अब आपने इनका याद रखना है। लुइस पास्चर का बड़ा अहम किरदार है। लुइस पास्चर को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जिस वायरस का मुतालिया किया जा रहा था वो था टोबैको मोज़ेक वायरस। ये एक तंबाकू के पौधे की बीमारी है और ये वहां पर इसके पूरे के पूरे खेत को तबाह कर रहा था। They exhibited that disease can be transmitted from one host to another under controlled laboratory condition. तो ये इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि जी एक वायरस ये कोई ऐसी चीज है जो कि एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाती है। However, the nature of virus was not clearly established. लेकिन इसकी क्लियर पिक्चर नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसका साइज बैक्टीरिया से भी 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है और तब तक क्योंकि माइक्रोस्कोप दरियाफ्त नहीं हुई हुई थी इसलिए इसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था बिकॉज नाइदर ऑफ दीज वायरसेस कुड बी ग्रोन इन प्योर कल्चर बाय मेथड अवेलेबल एट दैट टाइम। उस वक्त क्योंकि ये प्योर कल्चर वाले मेथड अवेलेबल थे जिसके जरिए आपने सुना होगा कि लुइस पास्चर ने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के ऊपर उसने कई एक्सपेरिमेंट किए। उसने बॉटल्स के अंदर बंद करके यानी कि देखा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए। क्यों? क्योंकि वो ऐसे थे जो कर सकते थे। लेकिन वायरस एक ऐसा था जो कि आर्टिफिशियल कल्चर में ये ग्रो नहीं करता, ये सिर्फ लिविंग के अंदर करता है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट का रोल है। ये 1884 में लुइस पास्चर, 86 में ए मेयर और 1890 क्योंकि मुख्तलिफ जब साइंटिस्ट की बातें मिलती चली गई तो फिर क्लियर हुआ कि व्हाट एक्चुअली वायरस इज। तो 1892 में लवानोविस्की ने प्रिपेयर किया एक एक्सट्रैक्ट का मतलब एक निचोड़ निकाला उसने टोबैको के प्लांट को क्योंकि वही डैमेज हो रहे थे। मोज़ेक डिजीज उसका नाम था। व्हेन द एक्सट्रैक्ट वाज पास्ड थ्रू अ फिल्टरेबल टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ बैक्टीरिया तो उन्होंने उस फिर जो एक्सट्रैक्ट यानी निचोड़ निकाला ना उस पौधे का उन्होंने उसको फिल्टरेबल किसी चीज से किया ताकि बैक्टीरिया पास ना हो क्योंकि उस वक्त तक डिस्कवर्ड नहीं था कि ये बैक्टीरिया है ये क्या है। तो वो कहते थे कि जो भी चीज है हम इसको फिल्टर करते हैं तो देखते हैं कि क्या है कि कौन सी चीज है जो बीमारी फैला रही है। द फिल्ट्रेट वाज एबल टू इन्फेक्ट हेल्दी टोबैको लीव्स और वो जो फिल्ट्रेट था ना वो जो निचोड़ निकाला उन्होंने और वो फिर उन्होंने उसको फिल्टर भी कर लिया और फिल्टर पेपर के बाद जो चीज उनके पास आई जो फिल्ट्रेट जिसको वो नाम दे रहा है उसने उसको इस्तेमाल किया चेक करने के लिए कि देखते हैं क्या ये भी बीमारी फैलाता है तो नहीं। तो वो कहते हैं कि उसने भी इन्फेक्ट कर दिया हेल्दी टोबैको लीव्स को। तो इससे ये साबित हुआ कि वायरस बैक्टीरिया से बहुत ज्यादा छोटा है जो कि फिल्टर पेपर के पोर्स में से भी गुजर गया और फिल्टर ही नहीं हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट दीज डिजीज कॉजिंग एजेंट वर नेम्ड फिल्टरेबल वायरसेस। तो इसके बाद उनको फिल्टरेबल वायरसेस कहा गया। फिर 1898 में बेजर्निक ने एस्टैब्लिश किया दैट वायरसेस possesses द प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन। इसने कहा कि जिनके पास अपनी कॉपी तैयार करने की सलाहियत मौजूद है जो कि तमाम जानदारों के पास होती है। ही फर्दर एस्टैब्लिश दैट दीज डिजीज कॉजिंग फिल्टरेबल वायरसेस मल्टीप्लाई इन द होस्ट सेल और उसने ये भी एस्टैब्लिश किया कि ये डिजीज कॉजिंग फिल्टरेबल जो वायरस है ये होस्ट के सेल में अपनी कॉपियां तैयार करते हैं। ये बेजर्निक ने कहा। फिर लेटर एफ टवॉट एंड एफ डी हराले इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है इसमें। इनका नाम आप याद रखिएगा। इन्होंने एक टिपिकल ग्रुप ऑफ वायरसेस को दरियाफ्त किया इंडिपेंडेंटली। ये दोनों अलग अलग थे। डिस्कवर्ड दैट सम वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया। इन्होंने ये तक डिस्कवर कर लिया कि कुछ वायरस ऐसे भी हैं
जो बैक्टीरिया को भी तबाह कर रहे हैं। तो उनको नाम इन्होंने दिया बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वर्ड का मतलब है बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया एंड फेज मीन ईटर, यानी ये कोई ऐसा एजेंट है जो बैक्टीरिया को भी खा जाता है। तो ये टुआर्ट और डी हरेले ने बैक्टीरियोफेजेस को दरियाफ्त किया, दैट इज ईटर्स ऑफ बैक्टीरिया और सिंपली फेजेस। इनको फेजेस भी कहा जाए। फेज का मतलब है खाने वाला, फेज वर्ड का मतलब ये है ईटिंग। तो इसलिए इन्होंने कहा कि एक ऐसा वायरस है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहा है। दिस डिस्कवरी स्टैब्लिश द फैक्ट, और इस डिस्कवरी ने इस बात को साबित किया कि वायरस इन्फेक्ट करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं तमाम ग्रुप्स में, पौधों में भी, जानवरों में भी और बैक्टीरिया में भी। अ, उसके बाद 1935 में स्टैनले ने डेमोन्स्ट्रेट किया स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट वायरस, जिसका नाम था टीएमवी। तो टीएमवी की एब्रिविएशन भी पूछी जाती है समटाइम। तो टीएमवी जो है ये कहलाता है टोबैको मोज़ेक वायरस। ही क्रिस्टलाइज अ वायरस। इसने सबसे पहले स्टेनले वो था साइंटिस्ट जिसने 1935 में, अब आप खुद देखें कि डिस्कवरी 1884 से स्टार्ट थी, लेकिन 1931 में 35 में जाकर फर्स्ट टाइम स्टेनले ने टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलाइज कर लिया, यानी उसने बाकायदा उसको यू कैन से उसने उसको प्रिपेयर कर लिया, या उसने उसको पकड़ लिया, या उसने निशानदेही कर दी और उसको पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है 1935 में। ही एंश्योर्ड दैट इट इज लार्जली, और उसने ये शो किया कि ज्यादातर इसका पोर्शन प्रोटीन का बना हुआ है। लेटर अदर साइंटिस्ट शोड दैट दीस क्रिस्टल्स आल्सो कंटेन अ स्मॉल बट कांस्टेंट अमाउंट ऑफ आरएनए। बाद में पता चला ये कि कुछ आरएनए की मिकदार भी है। केमिकल स्टडीज ऑफ अदर वायरसेस रिवील्ड दैट सम कंटेन डीएनए। फिर बाद में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई तो पता चला कि कुछ में डीएनए है, कुछ में आरएनए है, बट नो वायरस हैज बीन फाउंड टू कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए। लेकिन कोई भी वायरस ऐसा नहीं पकड़ा गया जिसमें दोनों डीएनए या आरएनए होते। किसी में आरएनए था, किसी में डीएनए। और आरएनए वायरस जो है वो ज्यादा लीथल होते हैं। जैसे आपको कोविड वायरस जो है ये आरएनए बेस्ड वायरस था। इन एडिशन टू न्यूक्लिक एसिड वायरस कंटेन लिपिड। उसके अलावा प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के अलावा कुछ कुछ के पास लिपिड भी था, कुछ के पास कार्बोहाइड्रेट भी थे थोड़े थोड़े कंजुगेटेड, यानी यू कैन से लिपो पॉलीसैकेराइड बाय प्रोटीन कंपोनेंट के साथ वो मिले थे, लिपोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस, ये आपने याद रखना है, सबसे बड़ा वायरसेस की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा वायरस है पॉक्स वायरस। क्या है? पॉक्स वायरस। ठीक है, पॉक्स वायरस है आर कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है और कुछ और इंटरनल कंपार्टमेंट का जिनको मेम्ब्रेन ने कवर किया हुआ है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरस है, तो आप कहेंगे पॉक्स वायरस। ठीक है जी। उसके बाद आगे करेक्टर क्या होते हैं वायरस की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, तो करेक्टर का आपको अंदाजा हो चुका है कि दे आर डिजीज कॉजिंग, दे आर क्वाइट स्मॉल, ये बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल इन द लाइट माइक्रोस्कोप, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नजर बिल्कुल नहीं आ सकते, और ये फिल्टर के सुराखों में से भी गुजर जाते हैं जो कि मोस्टली बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता। इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया से बहुत छोटे हैं। दे डू नॉट मल्टीप्लाई इन कल्चर, ये आर्टिफिशियली नहीं मल्टीप्लाई करते, बल्कि इनको दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द होस्ट सेल, और होस्ट सेल से बाहर ये नॉन लिविंग है। दे डू नॉट मल्टीप्लाई इन कल्चर डिजाइन टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए या आरएनए के बने हुए हैं, और इनको बाहर से प्रोटीन कोट ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ पर प्रोटीन कोट का नाम जो है वो कैप्सिड होता है। वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसको कैप्सिड कहा जाता है। और वो सब यूनिट जो मिलकर कैप्सिड बनाते हैं या प्रोटीन कोड बनाते हैं उनको कैप्सोमेर्स कहा जाता है। द डीएनए और आरएनए फंक्शन एज वायरल जीनोम। इसमें या डीएनए और या आरएनए जो कि जीनोम या इसके जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम कर रहा है। दोज दैट कंटेन आरएनए कंटेन एन unusual biological property of having genetic information permanently encoded in RNA। तो आरएनए वालों में एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये एक ऐसी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो परमानेंटली इनकोड होती है आरएनए में। उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरसेस क्या है? वायरसेस को कई टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एनिमल, प्लांट, रेट्रो और जेमिनी वायरस। ठीक है, वायरस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। कुछ एनिमल को डैमेज करते हैं ज्यादा, कुछ जो है वो प्लांट्स को ज्यादा डैमेज करते हैं, कुछ रेट्रो वायरसेस होते हैं जो कि आरएनए बेस्ड हैं। ये ऑन्को वायरस भी इनको कहा जाता है, ये बहुत खतरनाक होते हैं, और जेमिनी वायरस भी होते हैं। तो एनिमल वायरसेस क्या है कि दे कॉज डिजीज इन मैन एंड अदर एनिमल। ये इंसान और दूसरे जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं, और ये ज्यादातर डीएनए के होते हैं। एनी दे यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डीएनए कोर प्रोटेक्टेड। जो यहाँ पर आपने डिफरेंस याद रखना है, सम टाइम वहां पर कुछ किसी वायरस का नाम देकर ये पूछ लिया जाता है कि इट इज डीएनए बेस्ड और आरएनए बेस्ड।
तो एनिमल वायरसेस अगर ब्रॉडर टर्म में देखा जाए ज्यादातर तो वो होते हैं डीएनए बेस्ड। प्लांट वायरसेस जो हैं ये पौधों में बीमारियां फैलाते हैं। अ प्लांट वायरस कंसिस्ट ऑफ आरएनए कोर सराउंडेड बाय, और उसमें आरएनए देखा गया है, जैसे टोबैको मोज़ेक है। तो टोबैको मोज़ेक का आपने याद रखना है कि ये एक आरएनए बेस्ड वायरस है, और रेट्रो वायरस जो ये एक स्पेशल ग्रुप है। ये सबसे खतरनाक ग्रुप है, यू कैन से। दे हैव आरएनए एज़ देयर जेनेटिक मटेरियल, ये आरएनए रखते हैं और ये बड़ी सीरियस बीमारियां फैलाते हैं जैसे एड्स। तो एड्स के बारे में भी आपने याद रखना है कि एड्स को रेट्रोवायरस आरएनए बेस्ड वायरस फैलाता है, और एड्स फैलाने वाले वायरस का नाम है एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। इसके ऊपर भी हम मजीद बात करेंगे डिटेल में। जेमिनी वायरस क्या है कि ये भी प्लांट वायरसेस हैं। इनमें अच्छा, इनमें ये भी एक ट्विस्ट है कि ये यहाँ पर सिंपली हमने बात करी कि वायरस या डीएनए बेस्ड होते हैं या आरएनए बेस्ड, लेकिन ये भी है कि कईयों में डीएनए सिंगल स्ट्रैंड है, किसी में डीएनए डबल स्ट्रैंड है। तो अब ये जो जेमिनी वायरस है इनमें है तो ये डीएनए बेस्ड, लेकिन डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये उसके बाद हम आगे इसकी मॉर्फोलॉजी की तरफ चलते हैं। साइज और शेप मुख्तलिफ होती है वायरसेस की, जैसे उसने कहा सबसे बड़ा पॉक्स वायरस है। वायरसेस वेरी ग्रेटली इन साइज एंड शेप, द स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट एंड स्ट्रक्चरली कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस। ये डिफरेंस आपने याद रखना है, वायरस और विरियन, वायरॉइड, ठीक है, और प्रायॉन्स, इनका डिफरेंस भी हम देखते हैं। विरियन क्या होता है, ये एमसीक्यू एक दफा पूछा गया था। क्योंकि वायरस ज़रूरी नहीं कि मल्टीप्लाई होते ही वो इस काबिल हो कि वो बीमारियां फैलानी शुरू कर दे। वायरस को भी बीमारी फैलाने के लिए खुद को मैच्योर करने की जरूरत होती है। तो वो वाला वायरस जो सबसे छोटा, सबसे सादा और स्ट्रक्चरली मुकम्मल होता है कि वो एक बीमारी फैला सके और वो एक इन्फेक्शन फैला सके, तो ऐसे वायरस को विरियन कहा जाता है। कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल का वर्ड भी वो यूज कर सकता है। वो स्ट्रक्चरली कंप्लीट, सिंपलेस्ट या वट एवर, कोई इस तरह की डेफिनेशन यूज करके भी पूछ सकता है। तो विरियन एक कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस है जो कि मुकम्मल हो चुका है और वो बीमारी फैलाने के काबिल है। अच्छा जी, उसके बाद इसके देखते हैं साइज। वो कहते हैं कि साइज इसका बहुत छोटा होता है, जो कि रेंज करता है फ्रॉम 20 टू 350 नैनोमीटर इन साइज। मोस्ट वायरसेस रेंज इन साइज बिटवीन 10 एंड 300 नैनोमीटर। ज्यादातर वायरस जो है ना 10 से 300 नैनोमीटर के दरमियान पाए जाते हैं। तो इनमें एग्जांपल वो दे रहा है, पोलियो माइलिटिस यानी पोलियो फैलाने वाला पोलियो वायरस, येलो फीवर यानी कि ये जो होता है यरकान, और फुट एंड माउथ डिजीज काजिंग वायरस यानी कि ये कैटल्स की बीमारी है, मुंह खुर की बीमारी भी इसको कहा जाता है। ये बहुत छोटे वायरसेस हैं तीनों, पोलियो भी, येलो फीवर भी और माउथ एंड फुट वाला भी। आर स्मॉलर इन साइज विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 25 नैनोमीटर। अब आप खुद देख रहे हैं कि 25 नैनोमीटर बहुत छोटा साइज होता है और ये सबसे छोटे वायरसेस हैं। वेयर एज लेकिन इसके अलावा जो स्मॉल पॉक्स, जो आपके अंदर ये चीचक की बीमारी फैलती है, जो दाने निकल आते हैं फेस पर जिसमें पानी भर जाता है, उसको फैलाने वाले जो वायरस है ये थोड़े बड़े होते हैं, जिनका डायमीटर है 250 नैनोमीटर। अब 25 और 250 में डिफरेंस तो है, 25 वाला ज्यादा छोटा है, 250 वाला थोड़ा बड़ा है। सिंस मोस्ट वायरसेस मेजर लेस देन, लेकिन ज्यादातर वायरसेस को 150 से कम ही देखा गया है, लेकिन ओवरऑल जो इसकी रेंज है वो 20 से 350 के दरमियान है। देयरफॉर दे आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसलिए इनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखा जा सकता है। तो ये आपने इसके साइज की जो भी नैनोमीटर में डायमेंशन है ये याद रखनी है। सम टाइम उसने पूछा वो होता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट वायरस। तो स्मॉलेस्ट क्या अगर पूछा जाए तो आपने पोलियो का ऑप्शन जो है ना मोस्ट अप्रोप्रिएट हो सकता है, और ऑप्शन में ये ही दिया हुआ होता है सम टाइम। तो पोलियो वायरस जो है ये सबसे छोटा वायरस है, और ऊपर हमने बात की है पॉक्स वायरस सबसे बड़ा वायरस है। ठीक है जी, ये से शेप से बनाकर दिखाई नहीं है, मुख्तलिफ नाम है इनके, नीचे देख लें। पॉक्स वायरस है, रेबडो वायरस, मम्प्स वायरस, टी इवन फेज, पोटैटो वायरस, हर्पिस वायरस, एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पोटैटो वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड अल्फा अल्फा मोज़ेक वायरस एंड पोलियो। तो ये साइकिल जो है ये इसके डिफरेंट साइजेस बता रहा है, ये जो सर्कल सा बना हुआ है। अच्छा, ये सर्कल मैं खोलती हूँ। अच्छा, इस सर्कल में आप देखें कि ये देखें दरमियान में इसके लिखा हुआ है एस्क्रीशिया कोलाई। हालांकि एस्क्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, और एस्क्रीशिया कोलाई का साइज है 1000 नैनोमीटर।
तो अब आप खुद देख सकते हैं कि बैक्टीरिया 1000 नैनोमीटर है, जबकि वायरस जो है वो 350 से ऊपर जा ही नहीं रहा, बल्कि 250 या समथिंग लाइक दैट। तो यानी कि बैक्टीरिया से वो 1000 गुना छोटे हैं वायरस से। तो इसमें ये जो सर्कल बना हुआ है, इसमें इसने आपको मुख्तलिफ वायरसेस की बताए हुए, जैसे हर्पिस हो गया 100 to 150, इन्फ्लुएंजा 80 to 120, एडिनो 60 to 190, रियो 60 to 80। ठीक है, तो ये देखें, ये पोलियो देखिए सबसे छोटा है 28 नैनोमीटर, और ये जो टर्निप येलो मोज़ेक है, ये भी तकरीबन इतना ही है, लेकिन पोलियो का ज़्यादा होता है। वाउंड फैलाने वाला इतना है, अल्फा अल्फा टोबैको मोज़ेक जो है ये 13 to 300 है। इधर अगर मम्प्स मम्प्स होते हैं कनपेड़े, ये जो आपके कानों के करीब जो है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स आपके स्वेल कर जाते हैं, अगर ये वायरस आपके सलाइवरी ग्लैंड्स पर अटैक करे, ये इतना इसका साइज़ है। उसके बाद जो वैक्सीनिया वायरस है वो 200 से 250 एक्स 174 फेज, जिसके एंड पे भी फेज लिखा हुआ होगा ना, ये आपने समझना है कि ये बैक्टीरिया ईटर है। तो फिर उसके अलावा इसका 225 नैनोमीटर है। फिर ये जो लैम्डा फेज, ये जो लिखा हुआ है, ये लैम्डा फेज लिखा हुआ है, ये 54 से 194 है। और ये जो T2 फेज है, ये T2 फेज है 65 बाय 210 नैनोमीटर। तो ये साइजेस हैं इसके, इसकी रेंज आपने जरूर याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद हम शेप की तरफ चलते हैं वायरस, क्योंकि दायरा ऊपर आपने जो टेबल देखा उसमें मम्प्स वायरस और पता नहीं कौन कौन से, पोलियो हो गया, टोबैको मोज़ेक हो गया, कई शेप्स उसने दिखाई हुई हैं। The viruses exhibit a variety of shapes. They may be rod-like, elongated like piece of insulated electrical cable. तो अब ये देखें TMV जो है ना, ये elongated है, जैसे कि फोन की तार होती है, इलेक्ट्रिकल बिजली की तार जैसे अब इधर बनी हुई होगी, ये देखें। टीएमवी, टीएमवी है के पर, के कहाँ पर है, यहाँ पर के, ये और ये ऐसे जैसे टेलीफोन की तार हुआ करती थी ना, उस तरीके से। और उसके अलावा वो कहता है कि राउंडेड भी होते हैं, गोल, जैसे मम्प वायरस। अब इसने शेप में भी देखिए उसने डिफरेंशिएट कर दिया, राउंड होता है मम्प यानी कनपेड़े वाला। हर्पिस वायरस ये जेनिटेलिया की बीमारी फैलाता है। हर्पिस वायरस ये जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फीमेल का, सम टाइम उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ये वायरस है, और ये जेनिटेलिया की बीमारी फैलाता है। और उसके बाद इन्फ्लुएंजा यानी जो आपका फ्लू वायरस है वो भी राउंडेड है। फिर टैडपोल शेप वायरस आपका बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। बुलेट शेप जो है ना, रेबीज, रेबीज वायरस जो है, ये रेबीज की बीमारी फैलाता है। और रेबीज की बीमारी जो है ये डॉग बाइट, कैट बाइट से होती है, और इससे ये रेबीज वायरस आप में मुंतकिल हो जाता है, और ये काफी जो है ना लीथल है। बैक्टीरियोफेज जो है ना, बैक्टीरियोफेज एक पूरा अलग ग्रुप है जो मुख्तलिफ शेप्स में पाया जाता है, बट मोस्ट ऑफ देम पोजेसेस अ पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल मीन मेनी कॉर्नर्स, हेड एंड टेल, दो दे विच दे इन्फेक्ट द होस्ट, और ये अपने होस्ट के अंदर चले जाते हैं, यानी बैक्टीरिया के अंदर। बैक्टीरिया इनका होस्ट है। सम बैक्टीरियोफेज और फिलामेंटियस, और कुछ बैक्टीरियोफेज फिर बिल्कुल बारीक एक धागा नुमा फिलामेंट की सूरत भी होते हैं। जनरलाइज स्ट्रक्चर क्या है वायरस का, कि वायरस नॉन सेलुलर है, इनमें बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। हर वायरस के अंदर डीएनए या आरएनए होता है, और एक होता है द फुली असेंबल्ड, एक पूरा मुकम्मल वायरस इन्फेक्टिव, जो इन्फेक्शन फैलाने के काबिल है, उसको विरेयन कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने जरूर याद रखनी है। फिर कैप्सिड क्या है? कैप्सिड के बारे में मैंने पहले बताया कि प्रोटीन कोट है। द वायरस डीएनए सराउंडेड बाय कोट ऑफ प्रोटीन कॉल्ड अ कैप्सिड। दिस स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ऑफ, और ये कैप्सिड बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड का, और कैप्सिड जो है वो जनरली न्यूक्लियो कैप्सिड होता है, यानी न्यूक्लिक एसिड का मजमुआ, और न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का मजमुआ, इसलिए इसको न्यूक्लियो कैप्सिड कहा जाता है। द कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, दीज इंक्लूड बेसिक प्रोटीन। अब कौन कौन से प्रोटीन है? द हिस्टोन, हिस्टोन लाइक प्रोटीन, और एडिनो वायरस जो है उसमें हिस्टोन लाइक प्रोटीन है, और स्मॉल पेप्टाइड, ये छोटे छोटे कोई पेप्टाइड प्रोटीन, या पोलीअमाइन बैक्टीरियोफेजेस के अंदर। लिपिड और कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो फाउंड इन वायरसेस। दीज इंक्लूड फॉस्फोलिपिड, लिपिड, फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड इज द मेजर टाइप ऑफ लिपिड। और फॉस्फोलिपिड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इट इज इन्वॉल्व इन द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। इसीलिए जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वो उसको लिपिड बायलेयर कहा जाता है, उसमें दो लेयर्स होती है, और वो फॉस्फोलिपिड की लेयर्स होती हैं। उसके बाद आपकी जो है फॉस्फोलिपिड भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी, न्यूट्रल फैट भी, फैटी एसिड भी, और कोलेस्ट्रॉल भी। फॉस्फोलिपिड इज प्रीडोमिनेंट इन वायरल एनवेलप। तो ये आपने याद रखना है कि वायरल के एनवेलप में प्री फॉस्फोलिपिड ज्यादा नुमाया है।
फिर है जी कि वायरस के अंदर जो कैप्सिड है, कैप्सिड किस चीज का बना हुआ है? द वायरस कोड कैप्सिड आर ऑफन बिल्ड अप ऑफ आइडेंटिकल रिपीटिंग यूनिट, एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट जिनको कैप्सोमेर्स कहते हैं। द कैप्सोमेर फॉर्म हाईली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, कैप्सोमेर एक बड़ा पेचीदा स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, और इनको ये कि क्रिस्टलाइज करना, उनको स्टडी करना आसान है, एंड हेल्प टू स्टडी देयर स्ट्रक्चर ऑन एक्सरे, और इनको एक्सरे पर स्टडी करना भी मुमकिन है, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मोस्ट एनिमल वायरसेस सच एज हर्पिस, और ज्यादातर जो एनिमल वायरस हैं जैसे हर्पिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, हैव एन एडिशनल लिपोप्रोटीन, इनके अंदर एडिशनल कोट होता है लिपोप्रोटीन का, डेवलप फ्रॉम सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द, और ये होस्ट से ही उसके लिपिड और प्रोटीन लेकर अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा कवर चढ़ा लेते हैं ताकि ये डैमेज ना हो। However, all the plant viruses are phages are naked, हालांकि प्लांट वायरसेस के अंदर क्योंकि खुद लिपिड्स इतने ज्यादा नहीं होते, तो प्लांट वायरसेस जो है ना वो नेकेड होते हैं, जबकि एनिमल वायरसेस अपने ऊपर मजीद एक लिपोप्रोटीन की लेयर चढ़ा लेते हैं कि जब आप वायरस के खिलाफ कोई भी दवा इस्तेमाल करेंगे तो उस एक्स्ट्रा लेयर की वजह से ये वायरस तबाह नहीं होता, मुश्किल होता है। वायरल के जीनोम की बात हमने की कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है। बैक्टीरियोफेजेस और एनिमल वायरसेस जो है कंटेन डीएनए, वेयर प्लांट वायरसेस कंटेन आरएनए। यूजुअली ये पैटर्न है, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। बोथ डीएनए आरएनए नेवर एग्जिस्ट, एक ही विरयॉन में दोनों डीएनए और आरएनए नहीं मिले कभी भी। विरयॉन दैट कंटेन ओनली अ सिंगल कॉपी, वो विरयॉन जिसमें सिर्फ एक ही कॉपी होती है न्यूक्लिक एसिड की, उनको हैप्लॉइड कहा जाता है। हाउएवर रेट्रोवायरसेस जो हैं ये बड़े खतरनाक ग्रुप है और कंटेन टू आइडेंटिकल आरएनए सिंगल स्ट्रैंड, सो दे आर टर्म्ड एज डिप्लॉयड। तो ये भी आपने याद रखना, जिसमें सिंगल स्ट्रैंड है वो हैप्लॉइड, जिसमें डबल रेट्रोवायरसेस में डबल देखा गया है तो वो हैप्लॉइड डिप्लॉयड। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं ये किसी बैक्टीरियोफेज का उसने जिक्र किया हुआ है। क्लासिफिकेशन दी हुई है उसने, डिवीजन वायरा, सब डिवीजन डीऑक्सीवायरा, क्लास डीऑक्सीबाइनेला, ऑर्डर वायरेल, सब ऑर्डर फेजिनेसी, नेम बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज, ये बैक्टीरिया ईटर वायरस है, उसकी क्लासिफिकेशन उसने लिखी है। तो बैक्टीरियोफेज क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इसके बारे में उसने किया, तो इस पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैक्टीरियोफेज वो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं। इनको डिस्कवर किया था फ्रेडरिक डब्ल्यू टुवार्ट ने इंग्लैंड में 1915 में, और फेलिक्स डी हरेले ने एट द पास्चर इंस्टीट्यूट इन पेरिस ने 1917 में। तो अब इसकी डिस्कवरी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये इवन एफएससी की बुक में भी मेंशन है कि टुवार्ट और डी हरेले ने इंडिपेंडेंटली 1915 और 1917 में बैक्टीरियोफेज को दरियाफ्त किया था। द टर्म बैक्टीरियोफेज वाज कॉइन्ड बाय डी हरेले, और डी हरेले ने इसका नाम बैक्टीरियोफेज रखा, मीन बैक्टीरिया ईटर। बैक्टीरियल वायरसेस आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, इनकी बहुत सारी टाइप्स है। फेजेस एग्जिस्ट इन ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया, तो तकरीबन तमाम बैक्टीरिया के अंदर ऐसे वायरसेस पाए गए हैं जो उनकी मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। लाइक ऑल वायरसेस बैक्टीरियोफेजेस आर कंपोज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तमाम वायरसेस की तरह बैक्टीरियोफेज के पास भी न्यूक्लिक एसिड होता है, कैप्सिड होता है, प्रोटीन कोड जिसको कहते हैं, और कैप्सोमेस का बना हुआ ही कैप्सिड है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ टी इवन कोलीफेज जो है वो क्या है कि द टी इवन कोलीफेज टैडपोल शेप वायरस है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड एंड टेल। हेड इज इन द फॉर्म ऑफ बाय पायरामिड, पायरामिड कहते हैं थ्री कॉर्नर्ड स्ट्रक्चर, जो कि जैसे इजिप्शियन पायरामिड्स होते हैं। हेक्सागोनल का मतलब है छह कॉर्नर वाला एक प्रिज्म शेप जिसकी हेड होता है। हेड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन इंक्लोजिंग कोर ऑफ डबल, और इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बैक्टीरियोफेज जो जिसकी हम बात करें ना टी फेज की, हम सिर्फ टी फेज की, उसने कहा है कि कई बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर है टी इवन कोलीफेज, जिसको कॉमनली टैडपोल शेप वायरस भी कहते हैं। वो कहते हैं कि ये जो है अपने अंदर डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए रखता है। और टेल जो है इसकी सिलिंड्रिकल है, जो कि हेड की एक कॉर्नर से जुड़ी हुई है। द टेल इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट। इट इज सेंट्रल हॉलो ट्यूब, अब टेल के अंदर एक दरमियान में हॉलो ट्यूब है, और कोर है जिसमें से वायरल डीएनए पास करता है और फिर वो इन्फेक्शन फैलाता है। कोर जो है हेलिकल प्रोटीनेशियस शीट भी रखता है जो मदद करता है वायरल जीनोम के वहां से जाकर बैक्टीरिया को करने में। द शीथ इज कनेक्टेड टू अ थिन डिस्क और कॉलर एट द हेड एंड, द डिस्टल एंड ऑफ शीथ इज कनेक्टेड टू अ हेक्सागोनल बेसल प्लेट। ये मैं आपको सारा डायग्राम में बताती हूँ, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। द प्लेट हैज अ पिन एट एवरी, ये जो प्लेट है बेस प्लेट है उसके साथ पिन्स लगी हुई है। ये बैक्टीरियोफेज जब जाकर बैक्टीरिया के ऊपर बैठता है तो उन पिन्स की मदद से बैक्टीरिया की सेल वॉल को बर्स्ट कर देता है। वहां पर एक एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी होती है, मैं एंजाइम का नाम भी आपको बताती हूँ। द प्लेट अलोंग विद इट्स पिन्स, ये टेल और उसकी पिन जो है छह लॉन्ग टेल फाइबर्स हैं विच आर ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट।
अब बेस प्लेट की जो पिन्स हैं और 6 टांगे जो हैं इस बैक्टीरियोफेज की, ये सारी चीजें मिलकर जाकर होस्ट के सेल के ऊपर अटैच होने में काम करती हैं, ताकि वो उसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय करेंगी तो अंदर एंटर होंगी। तो ये जो है ये बैक्टीरियोफेज है, ये इसका प्रोटीन कोट आप देख रहे हैं, प्रोटीन शीथ है, ये अंदर इसके डीएनए, ये जो है ना शेप, इसी को पिरामिड कहते हैं, त्रिकोण। और फिर आप देख रहे हैं इसके 6 कॉर्नर है, 3 ऊपर 3 नीचे, जिसको उसने कहा है हेक्सागोनल प्रिज्म शेप। ये सारा स्ट्रक्चर हेड का है। फिर नीचे है तो यहाँ पर कॉलर लगा हुआ है, ठीक है, ये कॉलर है। फिर यहाँ पर दरमियान में जो लाइन है ये कोर है, और ये कोर के बाहर भी प्रोटीन है जो इसकी मदद कर रहा है कोर की। ये एंड प्लेट है, ये देखें पिन यहाँ पर लगी हुई है, ये पिन। और ये जो टेल फाइबर है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये चीजें जाकर मिलकर अटैच करती हैं उसको होस्ट के उसके ऊपर। ये सारी चीजें अलग से भी इधर दिखाई हुई है आपको, एंड प्लेट भी, कि इसके पिन हैं, ये कॉलर है, ये सारी चीजें मदद करती हैं वायरस की कि वो अपना डीएनए डायरेक्टली इंजेक्ट कर सके बैक्टीरिया के अंदर और उसके अंदर अपनी कॉपियां तैयार कर सके। टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस दो टाइप की टाइप्स हैं। बैक्टीरियोफेजेस दो तरीके से तबाही करते हैं बैक्टीरिया की। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस, लिटिक और विरुलेंट, टेम्परेट और ए विरुलेंट। तो इनका डिफरेंस आपने जरूर याद रख लेना है। लिटिक फेज क्या है कि दीज आर फेजेस दैट डिस्ट्रॉय देयर होस्ट बैक्टीरियल सेल आफ्टर इन्फेक्शन। लिटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिटिक का वर्ड लाइसिस से निकला है, जिसका मतलब क्या है कि जब भी कोई फेज जो है वो होस्ट के ऊपर जाकर अटैक करती है, तो वो उसके अंदर एंटर होने के बाद उसके अंदर इन्फेक्शन फैला देती है, इसलिए इसको विरुलेंट भी कहा गया। विरुलेंट का मतलब है बीमारी फैलाने वाला। दे रिप्रोड्यूस, और वो फिर बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस करता है और अपने लार्ज नंबर ऑफ वायरस पैदा कर लेता है, और चंद ही लम्हे में होस्ट का सेल जो है वो बर्स्ट कर जाता है, और वो जो नए नए वायरस अंदर पैदा हुए हुए होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर वो आसपास वाले तमाम बैक्टीरियल सेल को मजीद अपनी लपेट में ले लेता है। इसको कहते हैं लिटिक साइकिल। क्यों इसको लिटिक साइकिल कहा गया? क्योंकि लिटिक का मतलब है ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन होती है ऑब्वियसली, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड लिटिक। फिर एक और फेज है जिसका नाम है टेम्परेट और ए विरुलेंट। ये ए विरुलेंट इसको इसलिए कहा गया कि ये फौरी बीमारी नहीं फैलाता। These are phases which that do not harm and destroy the host bacterial cell। ये इसको फौरन डिस्ट्रॉय या उसको हार्म नहीं करता, बल्कि जो वायरल न्यूक्लिक एसिड इज कैरिड रेप्लिकेटेड इन द होस्ट बैक्टीरियल सेल विदाउट एनी डैमेज फॉर मेनी जनरेशन। कई नस्लों तक ये हो सकता है बैक्टीरिया के साथ साथ चलता रहे और उसको नुकसान ना पहुंचाए। However, temperate phases may spontaneously लेकिन कभी कभार ये एकदम से, क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर रह रही होती हैं, तो ये विरुलेंट हो जाती हैं, ये बीमारी फैलाने लगती हैं एक खास लेवल पर, एंड लाइस, और ये उस सेल को फाड़ भी सकती हैं। अब वो साइकिल जिसमें बैक्टीरिया बर्स्ट हो जाएगा, यहाँ पर मैं बनाती हूँ, ये बैक्टीरिया है, इस पर वायरस ने अटैक किया, वायरस ने जाकर इसके अंदर इन्फेक्शन फैला दिया, वायरस ने अंदर जाकर इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी बहुत सारी कॉपीज बना ली, और फिर एक वक्त आएगा जब ये इसको बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहेगा, तो यहाँ से जो है आप कह लें कि आप समझें कि ये सेल बर्स्ट कर जाएगा, और ये सारे वायरस जो अंदर मल्टीप्लाई हुए सारे बाहर निकल आएंगे, और बाहर आकर ये और सेल्स को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर देंगे। ये तो है लिटिक साइकिल। लेकिन लाइसोजेनिक साइकिल जो वो थोड़ा इससे मुख्तलिफ है, वो इस तरह है कि इस तरह से अगर ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के अंदर ये उसका अपना क्रोमोसोम हो गया। ये बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। प्लाज्मिड होता क्या है कि वायरस ने यहाँ से अटैक किया, वायरस अंदर जाकर फौरन इसके अंदर अपनी कॉपियां नहीं बनाता और ना ही इसको तबाह करता है, बल्कि ये अंदर जाकर क्या करता है, वायरस का जो डीएनए है या आरएनए, ये उसकी जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने आप को लगा लेता है, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अपने आप को अटैच कर लेता है इस तरीके से। फिर जैसे-जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, जैसे-जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है, और आपको पता है कि बैक्टीरिया बहुत एक्स्पोनेंशियल रेट पर जो है वो मल्टीप्लाई करता है। जैसे-जैसे बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता जाएगा, वायरस की कॉपीज़ बनती जाएँगी, वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट करता जाएगा, लेकिन अभी आप समझिए ये बीमारी नहीं फैला रहा। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है ना, यहाँ पर मैंने 1 से जो 2 बनाए, इसको कहते हैं बाइनरी फिशन। 1 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। दिस इज़ कॉल्ड एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ रेट। तो बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, जिसकी वजह से फिर उसकी कॉपीज तैयार करना, वायरस जो है अपनी कॉपी तैयार करता है। तो होता क्या है कि आप समझिए कि ये मैंने बनाया था,
बैक्टीरिया और ये इसका अपना अब ये कॉपियां बनी होते होते अब ये वायरस का डीएनए साथ मल्टीप्लाई होता जा रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि सम टाइम फॉर एग्जांपल आप समझें कि ये इधर और ये इधर, इधर वायरस का मल्टीप्लाई हुआ हुआ, इधर उसका अपना क्रोमोसोम, ये वायरस मल्टीप्लाई, इधर अपना क्रोमोसोम। कभी कभार ऐसा होता है कि वायरस का जो डीएनए है वो अलग हो जाता है। ये समझिए रेड जो मैंने बनाई अलग हो गया और फिर ये लिटिक साइकिल शुरू कर देता है। यानी फिर ये इसके अंदर बहुत सारी कॉपियां तैयार कर देगा और इसको बर्स्ट करवा देगा और बाहर निकल आएगा और बाहर आकर सारे सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा। तो ये है इस साइकिल को कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। और जो पहले हमने पढ़ा वो तो लिटिक साइकिल। यहाँ पर एक और भी ट्विस्ट है, वो ये है कि यहाँ पर आपने समझना है कि जब लाइसोजेनिक साइकिल के दौरान अगर वायरल डीएनए बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अपने आप को अलग कर ले और दोबारा लेटिक शुरू कर दे तो इसको कहते हैं इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब है एक इंड्यूस हुई है, एक तब्दीली आई है, तो इसलिए इसको प्रोसेस को इंडक्शन भी कहा जाता है। तो इंडक्शन के हवाले से भी पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद ये वही साइकिल है जो कि मैंने आपको बनाकर दिखाया है अभी। ये जो है ना इसकी बैक्टीरियोफेज की तस्वीरें हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि इस पार्टिकल ने इसके अंदर एंटर हुआ, अंदर से अपना ये यहाँ पर डीएनए इंसर्ट किया हुआ है। यहाँ पर अंदर जाकर ये अपनी कॉपियां बना रहा है, प्रोटीन कोट अपने बना रहा है, अपने डीएनए को कॉपियां उसकी तैयार कर रहा है। और यहाँ पर जाकर देखें ये काफी मुकम्मल हो चुके हैं और भर चुका है ये बैक्टीरिया वायरस से। यहाँ पर से क्योंकि वो इतना कवर नहीं कर पाया तो यहाँ पर वो बर्स्ट कर गया। इसको कहते हैं लेटिक साइकिल। ये फट जाना बैक्टीरिया का और वायरस पार्टिकल का बाहर निकल आना, इसको कहते हैं लेटिक साइकिल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लाइसोजेनी क्या है, जिसका मैंने बताया आपको। नॉट ऑल इन्फेक्शन बैक्टीरियल सेल फेल टर्मिनेट। वही बात है कि हर वायरल इन्फेक्शन लेटिक पर खत्म नहीं हो जाता। कभी कभार ये होता है कि इन सम केसेस एन एंटायरली डिफरेंट रिलेशनशिप नोन एज लाइसोजेनी भी हो सकती है। लाइसोजेनी का मतलब है हैविंग पोटेंशियल फॉर लाइसिस, यानी जिसके अंदर लाइसिस का पोटेंशियल जरूर है लेकिन वो फौरी लाइसिस शुरू नहीं करता। मे डेवलप बिटवीन द वायरस। हो सकता है कि वायरस और बैक्टीरिया के होस्ट के दरमियान लाइसोजेनिक साइकिल शुरू हो जाए, जिसमें द वायरल डीएनए ऑफ द टेम्परेट फेज इंस्टेड ऑफ टेकिंग ओवर, बजाय के वायरल डीएनए पूरे के पूरे बैक्टीरिया का कंट्रोल संभाल ले, वो उसके ही जीनोम का हिस्सा बन जाता है, incorporated into the host DNA and becomes a prophage। और ये आपने बात याद रखनी है कि जब वायरस, ये बैक्टीरिया हो गया, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो गया, आप समझे, और यहाँ पर मैं येलो जो इसके साथ लगा रही हूँ ये हो गया वायरस। तो ये जो चीज बनी है ना, अब इस कंडीशन में जब वायरस ने अपने आप को बैक्टीरिया के जीनोम का हिस्सा बना लिया, इस स्टेज पर आप इस वायरल डीएनए को कहते हैं प्रोफेज। क्या कहते हैं? प्रोफेज। क्योंकि अभी ये प्रोफेज है, फेज नहीं है, ईटिंग से शुरू नहीं की, अभी ये ईटिंग से पिछली स्टेज पर है, तो इसलिए इसको प्रोफेज कहा जा रहा है। ये अपने टेक्निकल टर्म जो है विरुलेंट, टेम्परेट, प्रो, ये याद रखनी है। और वो कहता है कि इन लाइसोजेनी, अच्छा वहां पर उसके साथ लगकर वो एज अ जीन बिहेव करता है। लाइसोजेनी द बैक्टीरिया मेटाबोलाइजेस, बैक्टीरिया नॉर्मल रहता है, वो रिप्रोड्यूस करता है। वायरल डीएनए भी साथ साथ रिप्रोड्यूस होता जाता है कई जनरेशन तक, और फॉर कई रीजन द वायरल डीएनए इज रिमूव अननोन रीजन। ये यानी कि ये बात वाज़ेह नहीं है अभी तक कि क्यों ऐसा होता है कि वायरल जीनोम फिर वहां से अलग हो जाए और फिर लेटेक्स साइकिल शुरू कर दे। Due to unknown reason, the viral DNA is removed from the host chromosome and lytic cycle occur. The process is called spontaneous induction। ये आपने प्रोसेस याद रखना है कि जब वायरल डीएनए उसका हिस्सा था, अचानक से वो वहां से खत्म हुआ और उसने फिर लिटिक साइकिल शुरू कर दिया, तो इसको कहते हैं एकदम। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है विदाउट एनी रीजन, स्पॉन्टेनियस इंडक्शन शुरू हो गई है। अ चेंज फ्रॉम लाइसो, अब ये है कि चेंज हुआ है ना फ्रॉम लाइसोजेनी टू लिटिक, इसलिए इसको इंडक्शन कहा गया। कैन सम टाइम बी इंड्यूस्ड बाय, और ये कभी कभार खुद भी करवाया जाता है रेडिएशन की मदद से, विद अल्ट्रावायलेट लाइट और एक्सपोजर टू सम और केमिकल्स के सामने ऐसे बैक्टीरिया को करके, तो कभी कभार खुद भी लाइसोजेनिक साइकिल को लिटिक में कन्वर्ट करवाया जाता है। लाइसोजेनी हैज बीन स्टडीड बेस्ट इन कोलीफेज लेमडा। लेमडा एक वायरस है जो कि ये भी एक बैक्टीरियोफेज है। उसने आपको पहले कहा है कि बैक्टीरियोफेज की कई टाइप्स हैं, टी इवन कोलीफेज हेड और टेल वाला जो आपने देखा, और लेमडा जो है ये इसमें ज्यादा देखा गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज इज रिप्रेस्ड इनसाइड इन्फेक्टेड सेल।
इन्फेक्टेड सेल के अंदर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फेज जो है वो दबाव का शिकार हो जाती है, बिकॉज द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर फेज मल्टीप्लिकेशन एंड लाइसिस आर स्विच्ड ऑफ। क्योंकि वो जीन जो कि जिन्होंने लाइसिस करनी है, जिन्होंने फेज को मल्टीप्लाई करना है, वो स्विच ऑफ हुए हुए होते हैं। द फेज पोजेसेस अ जीन। अब उस फेज के पास एक जीन होता है दैट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, जो कि प्रोटीन को रिप्रेस करता है, दबाता है, विच मेक द सेल रेजिस्टेंट टू लाइसिस, जिसकी वजह से सेल लाइसिस नहीं करता, इनिशिएटेड आइदर बाय प्रोफेज और अनदर लेटेक वायरस। द रिप्रेसर प्रोटीन जो है अब उस वायरस के अंदर हैज बीन आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाइड। उन रिप्रेसर प्रोटीन को अलग कर लिया गया और पढ़ा गया। वो एक एसिडिक प्रोटीन है जो कि व्हेन द फेज लैम्डा इज एक्सपोज्ड टू अल्ट्रा, और जब उस फेज लैम्डा को अल्ट्रा वायलेट रेज के आगे एक्सपोज किया गया, दिस इंट्रोड्यूसेस, और इसने इंट्रोड्यूस कर दी द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द होस्ट सेल। उसने होस्ट के सेल में प्रोटीन बनाना शुरू कर दी। दिस प्रोटीन हैज प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी, और उस प्रोटीन की प्रोटियोलिटिक एक्टिविटी भी है, यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने की, and cleave the repressor protein preventing it to bind to the lambda phage. This possibly induces lysis. तो इसकी वजह से lysis जो है वो possibly होती है। अब यहाँ पर lysis की जो डायग्राम उसने बनाई हुई है वो ये है कि ये वायरस ने अटैक किया, ये वायरस एंटर हो गया, ये अंदर जाकर उसने कॉपियां बना ली, यहाँ पर लाइसोजेनी हो रही है, यहाँ पर लाइसिस हो रही है। अब ये जाके अंदर उसका हिस्सा बन गया। यहाँ पर जो है वो कई तरीकों से वायरस में वायरल डीएनए जो है वो मुंतकिल हो रहा है। उसको ट्रांसडक्शन भी कहते हैं। ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन भी पूछी जाती है पेपर में, ये भी हम देखते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर देखते हैं, टोबैको मोज़ेक की बात कर लेते हैं। The virus, tobacco mosaic virus is caused by rod shaped virus. The rod shaped mosaic virus is about 300 nanometer long and 15 nanometer in diameter and consists of single strand of RNA. अब क्योंकि इसने आपके सामने दो वायरसेस का जिक्र किया है, एक तो बैक्टीरियोफेज का जिक्र किया है और एक वो आपके सामने टोबैको मोज़ेक वायरस का जिक्र कर रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा स्टडेड वायरसेस हैं। तो इनका साइज क्या है, इनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल है, ये आपने याद रखना है। इनके अंदर आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, प्रोटेक्टेड विद कैप्सिड, और इट कैप्सिड इज मेड अप ऑफ 2130 2130 मॉलिक्यूल है कोड प्रोटीन के, एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ जीनोमिक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। 6400 बेस पेयर लॉन्ग का कोई छोटा मोटा आरएनए भी इसके कैप्सिड में पाया गया है। तो ये आपने मॉलिक्यूल का नंबर याद रख लेना है। द कोड प्रोटीन जो है सेल्फ असेंबलीज इनटू रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर। तो वो जो कोड प्रोटीन है वो खुद अपने आप को तैयार करे हैं एक रॉड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर, और वो हेलिकल स्ट्रक्चर 16.3 प्रोटीन्स पर हेलिक्स टर्न है अराउंड द आरएनए के आसपास, विच फॉर्म अ हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर, और उन्होंने बाहर एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। द प्रोटीन मोनोमर कॉन्सिस्ट, अब वो जो प्रोटीन है उसके अंदर 158 अमाइनो एसिड है जो कि 4 मेन अल्फा हेलिसेस में अरेंज्ड है। ईच सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ 158 अमाइनो एसिड व्हिच आर असेंबल्ड इनटू 4 मेन अल्फा and arranged in helix. TMV is one of the most thermostable virus so far. ये भी आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा वायरस है जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को बर्दाश्त कर सकता है, तो आपने कहना है टोबैको मोज़ेक वायरस। इट कैन विथस्टैंड अ टेम्परेचर एज हाई एज 93 डिग्री सेंटीग्रेड। 93 डिग्री तक भी अगर दर्जे हरारत चला जाए तो टीएमवी फिर भी सर्वाइव करता है। इसकी क्लासिफिकेशन है डिवीजन वायरा, सब डिवीजन राइबो वायरा, क्लास राइबो हेलिका, ऑर्डर वायरेल, फैमिली मार्मोटुएसी, जीनस मार्मोरा। सिम्टम इस बीमारी के क्या है कि ये इन्फेक्ट करती है 9 प्लांट फैमिलीज को, स्पेशली सोलनेसी एक एंजियोस्पर्मिक फैमिली है जिसमें आपका आलू भी आता है, बैंगन आता है, सोलनम ट्यूबरसम, सोलनम मेलेंजीना, एंड एट लीस्ट 125 इंडिविजुअल, और इससे हटकर इंडिविजुअल स्पीशीज 125 को तबाह करता है, जिनमें तंबाकू, टमाटर का साइंटिफिक नेम है, इसका भी पूछा जाता है, टमाटर का साइंटिफिक नेम एस्कुलेंटम है, इसके सेकंड वर्ड जो है। पीपर कुकम्बर, पीपर यानी मिर्चों को, कुकम्बर खीरे को, एंड अ नंबर ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर, इनको ये टोबैको मोज़ेक वायरस अटैक करता है। द फर्स्ट सिम्टम ऑफ दिस वायरस इज लाइट ग्रीन कलरेशन। पत्ते के ग्रीन कलर लाइट हो जाता है बिटवीन द वेन्स ऑफ यंग लीव। यंग लीव की जो वेन्स है ना उनके बिटवीन रंग हल्का हो जाता है पत्ते का। इसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ मोज़ेक और मोटल्ड पैटर्न ऑफ लाइट एंड डार्क ग्रीन एरियाज इन द लीफ। तो पत्ते में कुछ एरियाज हरे डार्क और कुछ हल्के आपको दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से मोज़ेक सा एक बन जाता है। These appear as thick, elevated, blister like, और वो एरियाज फिर मोटे हो जाते हैं,
फूल जाते हैं. In these cases large dead areas develop और large बड़े-बड़े areas नजर आने लगते हैं लीव के अंदर. The plant growth is stunted, ग्रोथ रुक जाती है और डाउनवर्ड कर्लिंग यानी लोअर साइड पर वो कर्ल होना शुरू हो जाता है लीफ, और लीफ खराब होना, डिस्टॉर्ट मीन गिरना शुरू हो जाते हैं. द लीव में बिकम नैरो, लीव सिकुड़ सकता है, लंबा हो सकता है. ये बड़ी तेजी से सिम्टम डेवलप होते हैं और ये ज्यादा नजर आते हैं यंग लीव में. मोज़ेक डज नॉट रिजल्ट इन प्लांट डेथ. मोज़ेक की वजह से पौधा मरता नहीं है, बट इफ इन्फेक्शन अगर अर्ली, अगर ये इन्फेक्शन सीजन के शुरू में लग जाए तो फिर पौधे की ग्रोथ रुक जाती है. लोअर लीव्स आर सब्जेक्टेड टू मोज़ेक बर्न. छोटे पत्ते जो हैं वो मोज़ेक की वजह से बर्न हो जाते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड ऑफ हॉट एंड ड्राई वेदर. इनकी वजह से this constitute one of the most destructive phase of tobacco mosaic virus infection. Infected leaves may be crinkled. इन्फेक्टेड लीव क्रिंकल यानी कि बिल्कुल वो ऐसे चुनट सी पड़ जाना, उनमें पकड़ और एलोंगेटेड. होवर इफ टीएमवी इन्फेक्ट क्रॉप, अगर टीएमवी अंगूर की बेल को या सेब के पौधे को खराब करे, इट इज ऑलमोस्ट सिम्टमलेस. तो वहां पर इसका कोई सिम्टम नजर ही नहीं आता. तो ये बड़ा खतरनाक वायरस है प्लांट का. टीएमवी सर्वाइव इन इन्फेक्टेड लीव. ये इनके पत्तों में पड़ा रहता है और डंडी में भी और मट्टी में भी, ऑन द सरफेस ऑफ द कॉन्टेमिनेटेड सीड में भी. वायरस इनिशियली एंटर अ प्लांट थ्रू, और जब किसी पौधे को जख्म लगता है तो वहां से वायरस दाखिल होता है और देन इट स्प्रेड और फिर फैलता चला जाता है. द इन्फेक्शन इज सिस्टेमिक इन्वेडिंग द, और ये ज्यादातर जाकर पैरेन्काइमा सेल्स को जाकर वहां पर ये इन्वेड करता है, फैलता है और फिर फ्लोएम के जरिए ये मूव करता करता पूरे पौधे में फैल जाता है. टीएमवी इज ट्रांसमिटेड रेडिली. ये बड़ा तेजी से फैलता है थ्रू मैकेनिकल सैप. सैप इज अ फ्लूइड दैट इज फाउंड इन द फ्लोएम. तो उसके जरिए वो कहते हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचता है. ग्राफ्टिंग कहते हैं कि जब आप एक कलम इधर से लगा कर कहीं और किसी पौधे की लगाते हैं तो इस तरह ये वायरस मुंतकिल होते हैं. The most common method of transmission is field and greenhouses through hands. Mostly ये जो किसान या जो भी बाग में काम करने वाले होते हैं उनके हाथों के जरिए या उनके मशीनरी के जरिए ये फैलता है और हेल्दी प्लांट को भी खराब करता है. एंटर द नेबरिंग सेल, और ये नेबरिंग सेल अपने साथ सेल को तबाह करता जाता है बाय प्लाज्मोडेस्माटा. प्लाज्मोडेस्माटा स्पोर का नाम है. अगर ये दो प्लांट सेल्स हैं इस तरह से इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान पोर्स होते हैं. इनके दरमियान क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, जिनको मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ. इस तरह आप समझिए, और फिर इस तरह पोर्स के जरिए जो है ये प्लांट सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं. इस पोर का नाम है प्लाज्मोडेस्माटा. ये आपने याद रखना है, प्लाज्मोडेस्माटा. इनके जरिए ये आगे से आगे चलता चला जाता है. इट कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू फ्लोएम, और फ्लोएम के जरिए भी लंबे डिस्टेंस तक जाता है विदाउट द प्लांट मूवमेंट, क्योंकि प्लांट के अंदर तो ज़ाहिर है प्लांट तो मूव नहीं करता, लेकिन पौधे के अंदर ये बड़ी लंबी डिस्टेंस तक मूव करता है. मोर ओवर टीएमवी कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. और फिर ये रेप्लिकेट करता है अपने आप को होस्ट के अंदर जाकर. उसकी मैकेनिकल इनोकुलेशन की गई है. टीएमवी अनकोड, टीएमवी सबसे पहले अपने कोड को उतारता है, अपने वायरल आरएनए को छोड़ता है पौधे के सेल में. द वायरल जीनोम विल फर्दर रेप्लिकेट, और अपनी कॉपियां बनाता है. कई आरएनए बनाता है. द रिजल्ट मैसेंजर आरएनए एनकोड, और फिर वो मैसेंजर आरएनए जो बनता है वो कई प्रोटीन्स को एनकोड करता है इंक्लूडिंग द को, और फिर वही प्रोटीन आकर इसके ऊपर कवर भी चढ़ाते हैं. इसको आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाते हैं, एज वेल एज एंजाइम है ये बनाते हैं, एज वेल एज द मूवमेंट प्रोटीन भी इसके अंदर बनाते हैं, ताकि ये वायरस मुकम्मल हो जाए और फिर ये अपनी मूवमेंट शुरू कर सके. दस टीएमवी कैन एप्लीकेट इट्स ओन जीनोम. टीएमवी अपनी कॉपी खुद बनाता है, क्योंकि आफ्टर कोड प्रोटीन एंड आरएनए जीनोम ऑफ टीएमवी हैव बीन सिंथेसाइज्ड स्पॉन्टेनियसली असेंबल्ड इनटू कंप्लीट टीएमवी वायरस. वो कहते हैं कि टीएमवी का कोड भी उतार कर देखा गया और उसका आरएनए जीनोम भी उतार कर देखा गया, उसके बावजूद इनको बनाया गया. आफ्टर द प्रोटीन कोड एंड आरएनए जीनोम ऑफ टीएमवी हैव बीन सिंथेसाइज्ड, ये बन जाते हैं. प्रोटीन कोड के अलावा आरएनए जीनोम फिर दोबारा प्रोटीन कोड लगा सकता है और मुकम्मल टीएमवी विरियन बन सकता है. ठीक है. कंट्रोल ऑफ डिजीज क्या है कि इसकी वजह से सैनिटेशन का मेथड अच्छा होना चाहिए. क्रॉप को 2 साल में एक दफा उगाना चाहिए, और वो जगह जहाँ पर डिजीज थी पहले वहां पर बार बार नहीं उगानी चाहिए, और डिजीज प्लांट और वीड्स को मुकम्मल तौर पर वहां से खत्म करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए. वर्कर्स को अपने हाथों का इस्तेमाल जो है ना वो साफ करना चाहिए विद 3% ट्राई सोडियम फॉस्फेट या सोप से उनको हाथ धोते रहना चाहिए. टीएमवी रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रो करना चाहिए, और कोकोनट मिल्क को बड़ा इस्तेमाल किया जाता है टीएमवी को कंट्रोल करने के लिए. कोकोनट मिल्क, ये बात याद रखनी है आप. ठीक है जी, ये आपका बीएससी का चैप्टर था टोबैको मोज़ेक वायरस के ऊपर, बल्कि वायरस के ऊपर. ठीक है, ये बीएससी की बॉटनी की बुक से मैंने लिया है.
और मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये चैप्टर एंड हो चुका है। यहाँ पर फिर आगे इसके सम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर बात आ गई है। तो ये वायरस था। हम अगले लेक्चर में एफएससी में से इसको पढ़ेंगे और सारी यही बातें हैं। मैं क्विकली उसको कवर अप करूंगी। थोड़ी सी मोर एडिशन वहां पर है चीजों की, थोड़ी सी डिफरेंट चीजें में। वहां पर एड्स का जिक्र है, वहां पर हेपेटाइटिस का जिक्र है, तो वो हम जल्दी से उसको कवर अप करेंगे। और हम ये देखेंगे कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दरियाफ्त किया और कैसे ये हुआ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।